हेलो भैया बहन। आज आपका जो टॉपिक है वो है वैद्युत प्रतिरोध। कल मैंने आपको वैद्युत चालन के चैप्टर की शुरुआत की थी, तो उसमें मैंने बताया था चालक अचालक के बारे में। आप जानते हो, इसमें मैंने आपको अपवाह वेग बताया था। एक फार्मूला आपको मैंने बताया था, I = NEA VD। इसका उपयोग हम यहाँ पे करेंगे। तो वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या होता है आप जानते हो अच्छे से। कक्षा 10 में पढ़ाया गया था प्रतिरोध का मतलब क्या होता है। देखिए, जब किसी भी चालक, कोई भी चालक पदार्थ है, जैसे मान लीजिए कोई ये चालक पदार्थ है ऐसे, जब इसको हम किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, किसी बैटरी से अगर हम कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, एक वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा। कहने का मतलब है जब हम बैटरी लगाते हैं तो चालक के सिरों पर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। अब विभवांतर अगर उत्पन्न होगा तो चालक में क्या होगा, धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। अब अगर धारा का प्रवाह शुरू हुआ तो हम कह सकते हैं कि जो भी आपने वोल्टेज उत्पन्न हुआ था वो विभव, जो विभवांतर है, और जो धारा बह रही है, उन दोनों का अनुपात जो होता है उसको हम लोग कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध। तो वैद्युत प्रतिरोध का मतलब हुआ, अगर कोई चालक पदार्थ है उसके अगर आपने सिरों पे बैटरी से कनेक्ट कर दिया है तो उसमें विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा उसके पोल साइड्स में। अगर इसके इस पूरे समायोजन में करंट भी प्रोड्यूस हो रही है विभवांतर के कारण, तो दोनों का रेशियो जो है वैद्युत प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग R = V/I ऐसे लिखते हैं। अब V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, I का मात्रक एम्पियर, तो R का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर। और R को मात्रक एक वैज्ञानिक ओम थे, उन्होंने भी इसके बारे में कुछ बताया है, ओम का नियम जिसको हम लोग कहते हैं। तो R का मात्रक ओम भी कहलाता है। ठीक है, ओम, इसका जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है। अब एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, इसमें आप अगर विमा निकालना चाहें, R का विमीय सूत्र, तो कैसे निकलेगा आपको पता है। वोल्टेज V का क्या होता है, देखिए R का हमको निकालना है तो V का होता है फार्मूला V = W/Q, V = W/Q, I = I। W का मतलब वर्क, ये हो गया Q × I। अब Q बराबर आपने पता है IT होता है ना, तो W/I²T। तो इसका मतलब जो R का विमा आएगा, W का हो गया ml बल गुणे विस्थापन, तो ml2T-2, I का हो जाएगा A, तो A2, T का हो जाएगा T, तो ये हो जाएगा ml2T-3 A-2, ml2T-3 A-2, ये हो जाएगा आपका वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब इसका मतलब क्या है, देखिए नाम से होता क्या है कि धारा के प्रवाह का जो विरोध करे उसको हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए R और I में क्या संबंध हो रहा है, R = 1/I। प्रतिरोध अगर किसी सिस्टम का ज्यादा है तो वो क्या करेगा, धारा को आने से रोकेगा, धारा का प्रवाह को कम करेगा। ये आप यहां से देखिए कि I अगर ज्यादा होगा तो R कम होगा, I अगर कम होगा, अगर I को हम 0 के आसपास मान लें तो R की वैल्यू कहां तक पहुंच रही, अनंत तक। मतलब अगर कोई पदार्थ जिसका R बहुत ज्यादा है, इसका मतलब उसमें धारा बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल 0 के आसपास होगी। तो इसीलिए कहा जाता है वैद्युत धारा का प्रवाह का विरोध करने वाला कारक जो होता है वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसीलिए चालक पदार्थ जो होता है, चालक पदार्थ में करंट बहुत ज्यादा प्रवाहित होती है। अगर करंट बहुत ज्यादा प्रवाहित हो रही है, मान लीजिए अनंत हो रही है, तो R का मान कहाँ पहुंच जाएगा, 0। अगर चालक पदार्थ में करंट बहुत ज्यादा है तो उसका मतलब उसमें प्रतिरोध नहीं होगा, लगभग 0 होता है। ठीक है, तो तभी हम लोग कहते हैं कि करंट मार रहा है। करंट मारने का मतलब यही हुआ कि उसमें प्रतिरोध नहीं है। और लकड़ी, प्लास्टिक में क्या है, उसमें प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसमें करंट का प्रभाव बहुत कम होता है। तो ये हो गया आपका वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है
इसका जो व्युत्क्रम होता है उसको हम लोग कहते हैं वैद्युत चालकता। क्या कहते हैं? वैद्युत चालकता। तो देखिए उसमें क्या होगा, वैद्युत चालकता। कुछ किताब में इसको जी से निरूपित किया जाता है, ये कहलाता है आर के व्युत्क्रम को। G इज इक्वल टू 1/r। इसका मतलब ये हुआ कि आर का जो भी रिवर्स प्रोसेस है, मतलब कि अगर कोई चालक पदार्थ में प्रतिरोध बिल्कुल नहीं है तो इसका मतलब उसमें करंट बहुत है। करंट बहुत होने का मतलब है क्या है, उसकी चालकता पावर जो है, जो चालकता होता है जिसको हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब जी आई के समानुपाती, जितना ज़्यादा करंट उतना ही उसकी अच्छी खासी चालकता। तो ये हो गया। अब इसकी जो विमा होगी, विमा आपको देखनी पड़ेगी A-1 L-2 T3 A2, बिल्कुल R का उल्टा होगा। ठीक, तो ये हो गया आपका वैद्युत चालकता। तो कभी कभी प्रश्न एक नंबर का पूछ लेता है वैद्युत प्रतिरोध व वैद्युत चालकता के परिभाषा लिखिए या विमेय सूत्र लिखिए, तो आप ये लिखोगे। इसके बाद वैज्ञानिक ओम ने बताया था, ओम का नियम एक आता है, ओम का नियम, वो कक्षा 10 में आपको हेडिंग में बताया गया है, ओम्स लॉ। इसमें होगा क्या, यदि किसी चालक पदार्थ की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, ये सब अगर उसको हम ना बदलें तो कहता है कि चालक के सिरों पे उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। कोई चालक पदार्थ है, अगर हम इसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज ना करें, मतलब इसका ताप, दाब, इसमें हम कोई प्रकार का परिवर्तन ना करें, तो इसके सिरों पे जो बहने वाली जो धारा है, विभव है, इसके सिरों पे जो उत्पन्न विभवांतर है उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, या V/I की जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है, और इसी नियतांक को ही हम लोग कहते हैं R। ठीक है, तो ओम के नियम से, ओम के नियम से V/I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R। ये हो गया आपका ओम का नियम। तो अगर स्टेटमेंट लिखोगे तो स्टेटमेंट में आपको केवल ये बोलना है कि यदि किसी चालक पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहती हैं तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। या दूसरे तरीके से आप बोल सकते हो कि विभवांतर और बहने वाली धारा जो है, उन दोनों का जो अनुपात है उसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, या भी ओम का नियम है। लेकिन मेन जो आपको मैंने बताया है कि जो ये V/I के समानुपाती होता है, उसी समानुपाती नियतांक को ही हम लोग वैद्युत प्रतिरोध बोल देते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब इसी में ओम के नियम की उत्पत्ति, ओम के नियम की उत्पत्ति, ओम के नियम की उत्पत्ति, डेरिवेशन कैसे करना है। देखिए, जो भी आपने जो भी फार्मूला पढ़ा है उन फार्मूले को ही हमको उपयोग करना है। देखिए, जैसे करिए, मान लीजिए, अब पहले आप बेसिकली समझ लीजिए, ये कोई चालक पदार्थ है। हमने माना हुआ है चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन रैंडमली पूरे चालक मटेरियल में घूमते रहते हैं ना। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन संख्या कर दें तो इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा होता है, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन गैस भी बोलते हैं। पूरे धात्विक चालक पदार्थ में एकदम फैला होता है, अंदर घूमता रहता है। शुरुआत में क्या होता है, अगर मान लीजिए चालक पदार्थ की लंबाई L है और इसका जो सरफेस एरिया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, वो A है। हमें ये मालूम है कि प्रारंभिक अवस्था में जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वो आयनों से टकराते रहते हैं, आयनों से टकरा के वो घूमते रहते हैं। इसका मतलब उनका जो ऊष्मीय वेग होता है, जो प्रारंभिक वेग होता है, अगर हम उसको U मान लेते हैं तो वो 0 होता है। ठीक है, लेकिन हम जैसे ही इसको हम किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, मान लीजिए कोई बैटरी हमने ली, उससे हमने कनेक्ट किया, प्लस माइनस लगाया, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक निश्चित वेग से जो है पूरे सिस्टम में घूमने लगते हैं। अर्थात उस परिपथ में चूंकि एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और उस विभवांतर कारण क्या होता है, उसमें करंट उत्पन्न हो जाता है। तो करंट उत्पन्न होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करने लगते हैं, और जिस वेलोसिटी से वो मूवमेंट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं अनुगमन वेग। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो हमें मालूम है, एक फार्मूला तो हमें मालूम है, I = NEAVD। ठीक है, अब दूसरी चीज, अगर चालक पदार्थ में आपने बैटरी कनेक्ट किया तो उसके सिरों पे एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। तो इसका मतलब उसमें वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E = V/R।
एल, ये हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा, अगर उसमें एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब हर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक बल कार्य करने लगा। उस बल की वैल्यू F इज इक्वल टू, चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो E इंटू ई, और वैसे फार्मूला आपने पढ़ा है F बराबर Q इंटू ई पढ़ रखा है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन है उस पर एक फोर्स काम करेगा, जैसे मैं इसको बैटरी से सप्लाई दी, इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स काम करने लगा E इंटू ई। अगर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m है, प्रत्येक द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन स्मॉल m है, तो उसका जो त्वरण होगा, इलेक्ट्रॉन का त्वरण, इलेक्ट्रॉन का त्वरण कहने का मतलब ये, आप इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जानिए पहले। द्रव्यमान स्मॉल m है, तब जो त्वरण होगा, जिस वेलोसिटी से वो मूवमेंट कर रहा है, तो पर यूनिट टाइम पे जो उसका वेग होगा, ये त्वरण कहलाएगा F अपॉन m, गति के द्वितीय नियम से। F की वैल्यू E इंटू ई m, और E की वैल्यू आप समीकरण नंबर 2 से ले लीजिए, E अपान m V अपान L। इसका मतलब A की वैल्यू कितनी आ गई, E V अपान m इंटू L। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो त्वरण है वो किस त्वरण से वो पूरे इस चालक पदार्थ में मूवमेंट कर रहा है, उसकी वैल्यू ये हो गई। अब प्रारंभिक अवस्था में हमने बताया कि शुरुआत में क्या था कि इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग 0 होता है, इसका मतलब प्रारंभिक वेग 0 है। जब हमने इसको बैटरी दी, सप्लाई की, जब उसके अंदर फील्ड उत्पन्न हुई, तब उसमें एक वो क्या बोलते हैं, अपवाह वेग उत्पन्न हुआ, जिसके कारण वो एक सिरे से दूसरे सिरे पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह शुरू हो जाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो अंतिम वेग जिसको हम कहेंगे Vd, वो हो जाएगा 0 प्लस V बराबर U प्लस AT, हमने पढ़ा था, इसी को लगा दीजिए। U 0 हो गया, प्रारंभिक वेग है, उसमें भी 0 प्लस A इंटू टी की जगह हम यहाँ लगा दे रहे हैं टाउ, जहाँ टाउ को हम लोग क्या कहेंगे, श्रांति काल। श्रांति काल मैंने बताया था कल कि श्रांति काल का मतलब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स किसी आयन से टकराते हैं तो टक्कर के समय जो ये मूवमेंट हो रहा है, तो जितनी देर के लिए वो टकराव करते हैं उसको हम लोग कहते हैं श्रांति काल। तो वही टाइम पीरियड है यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ से Vd की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Vd इज इक्वल टू ए की जगह हो गया E V अपान m इंटू एल और इंटू टाउ, समीकरण नंबर 4। अभी समीकरण नंबर 4 की वैल्यू को आप उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। जब आप समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तब आपको क्या प्राप्त होगा, देखिए, दिस विल गिव यू I इज इक्वल टू NEA, Vd की जगह हो गया E V अपान ML टाउ, या आप इसको V को उधर कर दीजिए, I अपान V, N E और E मिलके E स्क्वायर A टाउ अपान ML। I अपान V है तो इसको आप पलट दीजिए, पलटेंगे तो क्या आएगा, ये V अपान I, V अपान I का मतलब ऊपर ही चला गया ML अपान N E स्क्वायर A टाउ। और फिर से देखिए, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, l क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर मटेरियल, n क्या है, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब इस धात्विक प्लेट पे कितने इलेक्ट्रॉन है, e इलेक्ट्रॉन का आवेश, a क्या है, उस चालक पदार्थ का एरिया है, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। इसका मतलब ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ, v अपान I की वैल्यू क्या आ गई, नियत आ गई, नियतांक। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं V और I आपस में क्या है, वेरी कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल। इसी को हम लोग कहते हैं ओम का नियम। ओम का नियम प्रूफ हो गया, ये आता है आपका ओम का नियम। इसका मतलब V अपान I की वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, वैद्युत प्रतिरोध R, तो R का मतलब क्या हुआ, ये हुआ, R की जो वैल्यू होती है वो ये होती है। इसको ले दीजिए समीकरण नंबर 4। चूंकि V अपान I की वैल्यू होती है R, समीकरण नंबर 5, अतः समीकरण 4 व समीकरण 5 से क्या मिलेगा आपको, R इज इक्वल टू ML अपान N E स्क्वायर A टाउ। ये आपको जो मिल रहा है, ये मिला वैद्युत प्रतिरोध का सूत्र।
जो आप लोग अभी तक V अपान आई बराबर आर पढ़ रहे थे, जिसका मतलब उस आर की वैल्यू जो होगी, जो हम लोग कह रहे थे प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध की वैल्यू ये मिली। अब आप इसको आप वेरीफाई कर सकते हो कि इसका विमीय सूत्र क्या होगा, कैसे होगा, तो कोई बात नहीं, वो आप अपना करिएगा। अब इसके बाद क्योंकि जी की वैल्यू क्या होती है 1 अपान आर, इसका मतलब जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी NE² A टाउ अपान m इंटू एल। तो ये हो गया वैद्युत प्रतिरोध, ये हो गया वैद्युत चालकता। तो वैद्युत प्रतिरोध और वैद्युत चालकता की ये हो गई आपकी परिभाषा। अब इसके बाद आता है, ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन होगी तो आप मुझसे बात करिएगा, मैं बता दूंगा। अब इसके बाद एक हेडिंग और आती है, विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोध तो हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध मतलब होता है कि किसी चालक पदार्थ की उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी, इसको हम लोग रो से निरूपित करते हैं, और रो की परिभाषा जो होती है वे कहलाती है E अपान J। मतलब कि किसी चालक पदार्थ में जब किसी चालक पदार्थ में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक में जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वह और चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से जितना धारा बह रही है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र E और धारा घनत्व, वैद्युत क्षेत्र E और धारा घनत्व का जो अनुपात होता है, कल धारा घनत्व बताया था मैं, J = I अपान A। J का मतलब क्या हुआ कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से, जैसे ये चालक पदार्थ का एरिया है, इसके एकांक एरिया से कितनी धारा फ्लो हो रही है, तो उसको हम लोग कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब रो = E अपान J, रो = E अपान J। E होता है V अपान L और J बराबर होता है I अपान A। इसका मतलब रो की वैल्यू क्या हो जाएगी V इंटू A L इंटू I। तो रो हो गया V अपान I A अपान L। V अपान I की वैल्यू क्या होती है R, तो रो R A अपान L। ये हो गया आपका विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला, ठीक है, ये हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि रो किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे, और रो किस पे डिपेंड कर रहा है, लंबाई पे। कम लंबाई है तो विशिष्ट प्रतिरोध ज्यादा होगा, क्षेत्रफल जितना ज्यादा अच्छा रहेगा उतना ही प्रतिरोध उसमें ज्यादा रहेगा। तो ये आया आपका विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि चालक पदार्थ की क्वालिटी को बताता है कि इसकी रेजिस्टिविटी पावर कितनी है, ठीक है। अगर आप इसको फार्मूले से लिखें तो आर का फार्मूला भी आपने देखा है Ne² ml, जो भी आता है फार्मूला Ne² A, और एक चीज था Ne² टाउ ml अपान Ne² A इंटू टाउ। अगर आप वैल्यू रख देंगे तो यहां से देखिए रो हो जाएगा ml अपान Ne² A टाउ और A अपान L। L से L कट गया, A से A कट गया, तो यहां रो की वैल्यू मिलेगी m अपान Ne² टाउ। तो ठीक है, तो ये फार्मूला आपको विशिष्ट प्रतिरोध का यहां से मिलता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक देखिए, आर का मात्रक ओम, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, लंबाई मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर स्क्वायर का 1 मीटर कट जाएगा, ये हो जाएगा ओम मीटर, ठीक है। अब ओम मीटर आया, इसके हिसाब से आप बना देंगे इसका वो क्या बोलते हैं विमीय सूत्र। अब जैसे आपने ये विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा, उसका फार्मूला है, इसी प्रकार से इसका एक व्युत्क्रम होगा। जैसे आपने वैद्युत चालकता पढ़ा था, तो वैसे इसका एक व्युत्क्रम होगा, उसका नाम होता है विशिष्ट चालकता। जैसे विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, वैसे ही विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता आपका विशिष्ट प्रतिरोध का ही व्युत्क्रम कहलाएगा, ये चीज।
इसको हम लोग सिग्मा से निरूपित करेंगे। सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। 1/रो अगर इस फार्मूले से नोट करेंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू आएगा NE² τ/m। ये आ गया विशिष्ट चालकता। और अगर आप उसके हिसाब से चलेंगे, रो इज इक्वल टू RA/L था, तो यहां से आएगा सिग्मा इज इक्वल टू 1/RL/A। और 1/R को हम लोग क्या लिखे थे? GL/A। ये आया आपका विशिष्ट चालकता बराबर वैद्युत चालकता L/A। तो ये हो गया आपका विशिष्ट चालकता। इसकी हेडिंग हो जाएगी विशिष्ट चालकता। तो आज के लिए बस इतना ही है। अब आपको आगे बताऊंगा वैद्युत ऊर्जा व शक्ति क्या होती है।